नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरुण भट्ट। शैपू टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी वो शख्स हैं जो बच्चों की साइकोलॉजी, एक वेल पेरेंटिंग कैसे की जाती है, बच्चों को कैसे समझाया जाता है। तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे शो पे। तो नमस्कार प्लीज़ जी। हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सर आप। अरुण जी, हम तो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। बचपन में हमने साथ में काफ़ी क्रिकेट भी खेला है। अब ये जो जर्नी मेरी जो पेरेंटिंग की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? माय पेरेंटिंग जर्नी स्टार्टेड जब हमारे घर में एक छोटा-सा बच्चा आया। हमारे घर में राधिया आई तो उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर गिरती है तब हम सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना है। जनरल इंडियन फैमिलीज़ का जिस तरह से ही होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा कि यार हमें पेरेंटिंग समझनी पड़ेगी। व्हाट इज़ पेरेंटिंग? ओके। ना कोई सोसाइटी बताती है पेरेंटिंग क्या है, ना कोई कॉलेज बताता है, ना आपका वर्क प्लेस बताता है पेरेंटिंग क्या है। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द पेरेंटिंग एंड मेरे को पता चला, अलग अलग मैंने कोर्स किए। जैसे मैंने एबीसी पेरेंटिंग जो है येल का ऑनलाइन कोर्स किया। तो केज़न की फिलॉसफी मुझे बड़ी अच्छी लगी। करेक्ट। तो वो जब वो एबीसी पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने उसको देखा, समझा। और एक और बच्चा है हमारे घर पे, ज्यांश, वो 2 साल का है। तो अब जब घर में 2 बच्चे हो गए तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा आपको पता ही है, एमबीए किया है, कॉर्पोरेट में हूँ, तो करेक्ट। मेरा जो चलता है कि यार फ्रेमवर्क्स में काम करना चाहिए। तो वही मैं करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि पेरेंटिंग कोई ईज़ी नट नहीं है, बड़ी मेहनत लगती बहुत है उसमें। डिफिकल्ट है, सही है। हाँ, वो डिफ़िकल्ट है। तो समझने लगा, करने लगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने लगा, ओके। क्योंकि कहना अलग चीज़ होती है और करना अलग होता करना है। अलग चीज़ होती है, हाँ। बहुत बहुत। अच्छा देवेंद्र जी, मुझे आप एक बात बताइए हुँ, कि क्योंकि समय कम है, जाना है आपको भी, हुँ, मुझको भी। हुँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये एबीसी पेरेंटिंग होती है, हुँ, ये क्या चीज़ होती है? और जैसे हम क्या है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए बच्चों को पनिश हुँ, कर देते हैं, हाँ जी, हुँ, ये नहीं करना, हुँ, तो बच्चा कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है। तो वो हुँ। चीज़ आपकी नज़र में सही है, गलत है? थोड़ा आप बताइए ज़रा, ये सब चीज़ें। एक जो है ना येल के बड़े अच्छे प्रोफेसर है केस्दन, ठीक है? उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया एबीसी पेरेंटिंग का। आप दोबारा से बताएँगे कौन से प्रोफ़ेसर? केस्दन। केसजन, ओके। हाँ, केस्दन प्रोफेसर है येल के। तो उन्होंने जो है ये फ्रेमवर्क बनाया एबीसी पेरेंटिंग का। ओके। ए का मतलब एंटीसीडेंट, बी का एंटीस्टैंड। मतलब बिहेवियर और सी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ। तो हमारा आज पॉडकास्ट है ना? करेक्ट। तो हमारे जो बच्चे हैं, घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए एंटीसीडेंट होता है एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अभी अगर वो बच्चे सीधे आते, सीधे मिलते हैं आपसे, तो आपके साथ एंगेज होते हैं, हम ये पॉडकास्ट कर ही नहीं पाते, करेक्ट। है ना? तो उसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमें एनवायरनमेंट को सेट करना है। तो एनवायरनमेंट बच्चों को पहले हमने उनको रेडी किया, उनके साथ स्केटिंग करी, उनके साथ खेले, उनको रेडी करके उनको प्लेग्राउंड में भेजा हमें। तो एनवायरनमेंट ही हमने ऐसा सेट कर दिया कि प्रॉब्लम ही ना हो। करेक्ट। नहीं तो क्या होता है, वो यहाँ पर घूम रहे होते, आप और मैं कह रहे थे बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और बच्चे परेशान होते। सही बात। उनके लिए तो क्यूरियोसिटी है यहाँ पर। करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, कि आपने एंटीसीडेंट ही इस तरह एंटीसीडेंट, से सेट किया ओके। कि चीजें सही रहे। अब उसके बाद आता है बिहेवियर। बिहेवियर। अभी तो बच्चे यहाँ पर नहीं है, पर मान लो अगर बच्चे यहाँ पर है तो उसके बाद बिहेवियर 2 ही तरह से हो सकते हैं, या तो ओके। जो हमें पसंद है, या जो हमें पसंद नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते। अब उन दोनों बिहेवियर को हम किस तरह से देखते हैं? हम नेगेटिव बिहेवियर को नेगेटिव देखते हैं, या हम ये देखते हैं ये इंप्रूवमेंट पॉइंट है, करेक्ट। किसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कि वो तो बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता। उससे नहीं पता, हाँ, करेक्ट। तो वहाँ बिहेवियर आ जाता है। फिर आता है उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। जहाँ पर हम सब इंडियन पेरेंट्स, मोस्टली इंडियन पेरेंट्स जो है रेडी है एक चीज़ के लिए, चलो पुनिश कर दो बच्चे को। अभी इतना किया, अब की बार इतने से नहीं माना, अगली बार ज़्यादा कर दो और ज़्यादा पुनिश कर दो। अभी 1 थप्पड़ लगाया, अब 2 थप्पड़ लगा दो। ओके। 1 बार चिल्लाए, 2 बार चिल्ला दो, 3 बार चिल्ला दो, तेज चिल्ला दो, कमरे में बंद कर दो। तो ये पनिशमेंट का थॉट प्रोसेस है। पर रिसर्च कहती है कि पनिशमेंट से बच्चे का बिहेवियर नहीं बदलता। वो उस वक़्त रुक जाता है, पर वो आपके पीछे से करेगा। करेक्ट। जिसको हम यहाँ पे अपनी आम भाषा में कहते हैं बच्चा ढीठ हो जाता है। हीट हो तो जाता है। पनिशमेंट बच्चे को ढीठ बनाने का तरीका है, ना कि सुधारने का। तो वहाँ पर जो है ये पूरी एबीसी पेरेंटिंग का फ्रेमवर्क है, वो काम में आता है। उस तरह से आप अपने बच्चों को ढीठ की जगह एक कामयाब बच्चा बना सकते हो, जो समाज के लिए भी अच्छा हो ओके। और अपने लिए भी अच्छा हो। तो यही एबीसी पेरेंटिंग है। ओके। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई गेस्ट आ रहा है घर पे, हुँ। या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कोई फैमिली फंक्शन है, तो हमें बच्चों को पहले से अवेयर करना है, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है कि उनका
उस चीज के साथ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। हाँ, करेक्ट मी बिल्कुल, इफ आई हाँ। एम रॉन्ग? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो, उसी दिशा में बात कर रहे हो। अच्छा। उसमें बस छोटा-सा एक पॉइंट ये है कि वो डिस्ट्रैक्शन तो ना हो, वो तो एक पॉइंट है, पर बहुत सी जगह होता है आपके घर पर गेस्ट आएगा, बच्चा भी वहीं पर बैठेगा। जैसे इस वाले केस में तो हमने डिस्ट्रैक्शन को ही रिमूव कर दिया, करेक्ट। और बच्चा यहाँ पर भी बैठेगा। तो बच्चे को पहले प्रिपेयर करो उसके लिए प्रिपेयर करो। कि आज हमारे घर पे गेस्ट्स आने वाले हैं, ठीक है? तो अच्छा। वो गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके सामने हम इस तरह से चीज़ें करेंगे। अब बच्चा ओके। फॉर एग्जांपल गेस्ट, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि सामने जो है ट्रे रखी है, ट्रे के ऊपर आपके काजू रखे हैं, किशमिश रखी है, बादाम रखे हैं। बच्चे का मन करता है मैं उठाकर खाऊं, करेक्ट। पर हम जो है एज ए पेरेंट्स चाहते हैं कि गेस्ट आए तो गेस्ट से पहले हमें नहीं उठाना। करेक्ट। हम ये, क्योंकि हमारी भारतीय वो है, मतलब आप कल्चर कह सकते हो, वैल्यूज कह सकते हो, जो हम पास ऑन करना चाहते हैं। करेक्ट। तो आप बच्चों को पहले बताओ कि बेटा यहाँ पर ये चीज़ें रखी जाएंगी, गेस्ट आएंगे, हम गेस्ट को पहले सर्व करने देंगे, उसके बाद हम आपको देंगे। आपको और वो भी एक स्टेज बाय स्टेज, इंक्रीमेंटल वे में। हो सकता है पहली बार में वो ऐसा ना करे, पर हो सकता है बाद में करे। और उसी में भी एक चीज़ और है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे को पहले दे दो ये बादाम, और बाकी जो है जब गेस्ट चले जाएंगे तब मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि वैल्यू पेरेंटिंग क्या होती है, कि बच्चों को पनिश ना किया जाए, उसको एक तरीके से समझाया जाए। हर चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे कोई नट खोलना होता है तो हमको उसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, प्लास के लिए हमें कुछ और चीज़ चाहिए होती है, वैसे हर चीज़ का एक वे होता है। अब मुझे देवेंद्र जी एक चीज़ बताइए कि बच्चों के अंदर ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे, तो जो हमने अपना फ्रेमवर्क बनाया न्यूबी नेस्ट पे भी, जो फ्रेमवर्क है हमारा, वो रेस्ट फ्रेमवर्क है। तो रेस्ट में जो हमारा आर है, आर कहता है रिस्पेक्ट। तो हमेशा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ई कहता है एम्पैथी। जो मुझे फील हो रहा है वो बच्चे को समझ में आना चाहिए ना, मुझे क्या फील हो रहा है मुझे बच्चे का समझ में आना चाहिए, तो एम्पैथी आ जाता है। तीसरा जो होता है सेफ्टी। सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हमसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे की सेफ्टी, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो फोर्थ पिलर जो है, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, ट्रस्ट, वो मतलब इट इज विद कैपिटल टी। कैपिटल टी। ओके। ट्रस्ट है तो सब कुछ है, ट्रस्ट नहीं तो कुछ नहीं। आपके बच्चे आपकी तभी सुनेंगे जब वो आपको ट्रस्ट करेंगे। और ट्रस्ट का बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अरुण। सिंपल सी कहानी है, आपने मुझसे बोला कि मैं आ जाऊंगा, ठीक है, आप आज आए, जो आपने बोला आपने वो किया, करेक्ट। तो मुझे ट्रस्ट है कि अगली बार अरुण जब बोलेगा वो करेगा। करेक्ट। पर आप अपने भारतीय उसमें समाज में देखो, बच्चों के साथ हम किस तरह से करते हैं। मैं कल आपको जो है प्लेग्राउंड में ले जाऊंगा, कल आया, बच्चे को भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं है, आप गए नहीं प्लेग्राउंड। ऐसा नहीं कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, पर आप मशरूफ हो अपनी किसी भी चीज को करने के लिए, बिजी हो, नहीं कर पा रहे, नहीं मिल रहा टाइम। वहीं सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपने जो बोला, क्या आपने वो किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की सारी विशेष माननी जरूरी नहीं है कि बच्चे ने बोला कि मुझे तो आज वीडियो गेम चाहिए तो मुझे वीडियो गेम लेकर आना है। ओके। पर अगर आपने बोल दिया कि मैं वीडियो गेम आपके साथ कल खेलूंगा, तो फिर कल खेलना है। और अगर आप नहीं खेल पाए किसी कारणवश, तो आपको बच्चे को पहले बताना है, वो होने के बाद नहीं। ये सिंपल सा फंडा है ट्रस्ट का, किसी भी रिलेशनशिप का, चाहे वो एडल्ट का रिलेशनशिप हो या बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो ट्रस्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र जी, कभी कभार ऐसे बच्चे ना जिद करते हैं कि मेरे को वीडियो गेम ला के दो या खेलनी है, तो अगर उस पॉइंट के लिए अगर उसको बोला जाए हाँ चलो ठीक है ले आते हैं, बाकी ये पता है कि वो चीज़ उसके आगे फ्यूचर के लिए खराब है, तो उस टाइम उसको तो मतलब झूठ बोल सकते हैं हाँ 2 मिनट के लिए, कि एटलीस्ट वो उस टाइम चुप तो हो जाए कि नहीं? यार अरुण, यही तो दिक्कत है कि आपने उस बच्चे को बच्चा मान लिया, है ना। एक बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करके इसको तो झूठ बोलते क्या फर्क पड़ता है, पर वहीं ने आपने अपने रिलेशनशिप के बेस को हिला दिया। झूठ नहीं बोलना बच्चे का। हाँ, आपका पॉइंट सही है, हो सकता है उस वक्त आपने सोचा भी नहीं और डिसाइड भी नहीं किया कि मेरे को दिलवाना है या नहीं दिलवाना बच्चे को वीडियो गेम। Correct. ये हो सकता है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, मैं सोचता हूँ कि वीडियो गेम दिलवाना है या नहीं दिलवाना। करेक्ट। हो सकता है उससे कुछ अच्छी चीज हो, या मुझे डिस्कस करना अपने पेरेंट्स से, मेरे को अपने पार्टनर से डिस्कस करना है कि भैया करे या ना करे, हमें किस दिशा में जाना चाहिए। करेक्ट। तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो सिंपल सा कि बेटा हम जो है अभी एडल्ट्स जो है इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं अपने बच्चों के साथ। ओके। किसी भी सिनेरियो में अगर ऐसा लगता है, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो जिद भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं मुझे ये चाहिए, जो चीज़ की उनको क्यूरियस होंगे, उनको चाहिए ये चीज़, मेरे को तो ये दिख गया मुझे चाहिए, तो आप कह सकते हो बेटा ठीक है आपको चाहिए,
उनकी जो इमोशंस उनको वैलिडेट किया। उसके बाद आप कहो कि बेटा हम डिस्कस करके आपको जो है कल बताएंगे। और आपने कल बोला तो फिर वो ट्रस्ट वाली बात आ गई, ट्रस्ट वाली है बात ना? आती है तो तो आपको वो कल करना है। ओके तो कल आप जो है डिस्कस करके उसको बताओ कि करना है नहीं करना। बच्चे ने वीडियो गेम कहा और आपको लग रहा है सही नहीं है अभी स्टेज पे, मत दिलाओ, ओके वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसको आपको जो भी उसको जजमेंट देना, उसको झूठ नहीं बोलना मतलब है। जो कमिटमेंट आपने करी है हाँ, वी हैव टू फुलफिल। हाँ, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना। ओके उस कमिटमेंट को ऐसे ही करो कि आप फुलफिल कर सकते हो या नहीं कर सकते। ओके झूठ बोल के उसने आपने उस सिचुएशन को तो अवॉइड कर दिया, पर आपने उस बच्चे के अंदर डिस्ट्रस्ट डाल दिया। वो अगली बार आपकी बात को हमेशा शक की नज़र से देखेगा कि अभी तो पापा जी ने बोला था कि करेंगे, मना कर दिया, तो अगली बार भी ऐसे ही करेंगे, तो वो ओके जिद और बढ़ जाएगी उसकी। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एक दो और है लेकिन फैमिली ट्री के बारे में आप थोड़ा मेरे को बताइए। फैमिली ट्री क्या होता है, मतलब कैसे एक पाइपलाइन होती है, जैसे फैमिली ट्री का मतलब क्या है कि कैसे बिल्ड किया जाए इसको, एक ये रिलेशंस को। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो पूछा है। अगर आप देखो कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, जब छोटा होता है 3 साल तक का बच्चा होगा, तो तब तक आप उसको जो भी बातें सुनाओगे वो सुनता रहेगा। आप जैसे घुमाओगे घुमाओगे, झूठ भी बोल दोगे, सच बोल दोगे, सब कुछ कर दोगे। पर ये ट्रस्ट, जो रेस्ट फ्रेमवर्क हम बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, वो अब के लिए नहीं है। वो बच्चा जब टीन एज में पहुंचेगा, जब उसके हार्मोन्स उसके साथ प्ले कर रहे होंगे, तब वो आपको ट्रस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वहाँ वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका पेड़ बड़ा हो गया है। उस पेड़ को अगर आपने ढंग से सींचा नहीं, उसमें अच्छे बीज नहीं डाले, तो वो परेशानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब कहानी क्या आती है, अब उस बच्चे को एक कंसिस्टेंट स्टोरी चाहिए थ्रू आउट लाइफ। कैसे दोगे? आपने बोला बेटा बड़ों के पैर छू, जो हमारे फैमिली में कहते हैं बड़े के पैर छू, आपने कह दिया, अभी फोर्स भी कर दिया उसे करने के लिए, पर उसे क्यों छूना है? आपके पास क्या कारण है, क्यों छूना है? हमारे दिमाग में तो वो स्टैब्लिश्ड है क्यों छूना है, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा है, ठीक है। पर हमारे हिसाब से वो हमारी किसी वैल्यू से लिंक होना चाहिए, वैल्यू से लिंक है होना ना? चाहिए। तो वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई बड़ा जो है आपको जो है रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, तो आप उसके पैर छूने का आपका मन ही नहीं करेगा। होता है, हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद बहुत से लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिसका हमारा पैर छूने का मन नहीं करता है ना, तो हम उसको फोर्स करें कि जाओ आप पैर छू, वो बच्चा क्या करेगा? तो इसलिए जो है आपकी जो है वैल्यूज के साथ वो चीज लिंक होनी जरूरी है। कि जैसे बच्चा 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, वो आपसे सवाल पूछेगा, मैं पैर क्यों छू? तो आप उसे क्या बताओगे कि पैर छुओ क्योंकि मैं कह रहा हूं? नहीं। फिर तो बच्चा कहेगा आप कह रहे हो तो मैं भी कह रहा हूं नहीं छू रहा। तो वहां पर आप उसको जो है कनेक्ट करते हो फैमिली वैल्यू ट्री से, फैमिली वैल्यू। कि मेरी फैमिली की ये वैल्यूज है, और उन वैल्यूज के साथ आप भी फॉलो कर रहे हो और वो भी फॉलो कर रहा है। आप भी पैर छू रहे हो, वो भी पैर छू रहा है। तो आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है, बच्चे के अंदर वो संस्कार आते हैं जो आप डालना चाहते हो। अब वो संस्कार कैसे डिसाइड करने हैं, वो पूरी फैमिली को बैठ कर डिसाइड करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में अगर बच्चों को मोल्ड किया जाए, समझाया जाए, तो वो चीज़ आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, रेदर देन कि बचपन में उनको ना बोला जाए और जब वो बड़े हो जाए तो बोला जाए हाँ जी पैर छुओ, तो उनको वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही वो ट्रिगर करता है और उसी को हमें सही दिशा में लेके जाना है। यहीं पे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी हुआ, एक फैमिली वैल्यू। अब हमारे यहाँ पे बच्चों से पैसे की बात ही नहीं करते स्टार्टिंग में। करेक्ट फिर वो जाता है, वो कहता है मैं क्या करूँ? मेरे को इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? करेक्ट कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन की बात ही नहीं कर रहे बच्चे से, करेक्ट। कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने डिसएग्रीमेंट्स को रखना है या बताना है। तो उसको बताने के लिए भी वो आपका फैमिली वैल्यू ट्री होना चाहिए, तभी तो बच्चा बोल पाएगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपने फैमिली वैल्यू ट्री बना दिया और आपने फॉलो नहीं किया, तो बच्चा आपसे तो क्वेश्चन मुश्किल हो पूछेगा जाएगी। कि भाई पापा आप नहीं कर रहे, मम्मा आप नहीं करेक्ट। कर रहे, तो आपको भी करना पड़ेगा। इंडियन पेरेंटिंग एंड अमेरिकन पेरेंटिंग में क्या फ़र्क है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब मैं जब हाँ, बाहर था तो मैंने काफ़ी देखा कि जो वहाँ के बच्चे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एज़ कंपेयर टू जो इंडिया के बच्चे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है और मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों, मतलब इंडियन पेरेंटिंग और जो अमेरिकन पेरेंटिंग है, उनमें क्या डिफरेंस है? क्या फ़र्क है? तो मतलब आपका सही बात है, जब आप बाहर थे, मैं भी, जैसे आप भी तुर्की गए हो, मैं जापान था, ओसाका में था कुछ सालों के लिए, तो मैंने भी वहाँ पे एक चीज़ ना, बड़ी यूनिक चीज़ देखी मैंने वहाँ पे। उस वक्त तो मैं बैचलर था, तो मुझे इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि फैमिली लाइफ कैसी होती है, बच्चे कैसे होते हैं। पर मैंने एक चीज़ बड़ी यूनिक देखी वहाँ पर,
कि इंडियन बच्चे जो होते हैं ना, वो आप वहाँ पर उनको करते हो हर जगह मिलता है। बच्चा बाहर जा रहा है, वो कर रहा है। Correct. पर मैंने उनके फ़ॉरेनर्स के बच्चे, कम बच्चे ऐसे करते देखे, उनके भी देखे पर कम देखे, हमारे ज़्यादा होते हैं। तो अभी जब मैं इसमें पेरेंटिंग जर्नी में गया तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है? मतलब व्हाट इज़ द रीज़न? तो मुझे समझ में आया कि ये तो सारी कहानी बाउंड्री सेटिंग की है। अच्छा, हम बाउंड्री सेटिंग ही सही setting. नहीं करते। बच्चे ने एक बार कहा तो उसको मैंने दे दी चीज़, अगली बार किया तो नहीं दी। तो इनकंसिस्टेंट बाउंड्री, बच्चे को लगता है कि मैं करूँगा तो मुझे मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा उन बच्चों में और हमारे यहाँ पर बच्चों में, कि बाउंड्री सेटिंग का चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे यहाँ पर। हम अपनी विम्स एंड फैंसीज पे चीज़ें करते बच्चों को देते हैं, बजाय इसके कि बच्चे की वो ज़रूरत है या नहीं है। ज़रूरत है या नहीं है। ओके। वैसे एक चीज़ और बताता रहूँ, ये तो आपको आज की डेट में आप किसी भी शादी में चले जाओ, आप किसी भी शादी में देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, 90% बच्चे जो है आपको जो है स्क्रीन पे लगे हुए दिखेंगे फ़ोन पर। करेक्ट। और उन्हीं के पेरेंट्स को ये पता है कि स्क्रीन उनके लिए अच्छा नहीं है, पर इवन फिर भी वो लगे रहते मेरा हैं। खुद का बच्चा हम्म। खाना खाने के टाइम पे उसकी मम्मी उसको मोबाइल पकड़ाती है, क्योंकि हाँ, वो उसके बिना खाना नहीं खाता है। हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने बच्चे को एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। ओके। अब वो शॉर्टकट का आपको, अगर आप ओके हो कि उसके जो इम्पैक्ट है उसकी लाइफ में, स्क्रीन के जो मतलब बैड इम्पैक्ट्स आते हैं, सबको ही पता है कि क्या क्या उसके बैड इम्पैक्ट्स हैं। तो वो जो बैड इम्पैक्ट्स आते हैं, आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। अगर आप रेडी हो तो शॉर्टकट ले लो, अदरवाइज तो वो शॉर्टकट आपको नुकसान ही करने वाला है। अभी आज तक मेरे घर में बच्चे जो है, देखो, वो राध्या जो अभी 3.5 साल के करीब होने वाली है, और ज्यांश भी जो है 2.5 साल के करीब होने वाला है। हमने बच्चों को जो है अभी तक जो है फ़ोन की स्क्रीन नहीं दिखाई है इस तरह से, कि वो फ़ोन की स्क्रीन पे एक्सेस में उनको टच करना भी फ़ोन अलाउड नहीं। उनके लिए हमने ओके। डमी जो पुराने फ़ोन है वो दे रखे, वो खेलते रहो उनसे। जैसा आपने सुना कि अपनी सहूलियत के लिए हम बच्चों को मोबाइल तो पकड़ा देते हैं, बच्चे उस पे क्या कंटेंट देखते हैं, क्या पता क्या जाने। इसलिए जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि कभी भी मोबाइल ऐसे ना पकड़ाएं उनको, कि आप खाना खिला रहे हैं और बच्चा रो रहा है मोबाइल की जिद कर, और आपने मोबाइल पकड़ा लिया, लेकिन वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देवेंद्र जी, अब एक लास्ट सवाल आपसे करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जो ये ऑडियंस है हमारी शापू टॉक्स की, और जो भी सुन रही है इस पॉडकास्ट को, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? अरुण जी, जब मैं बात करता हूँ न्यूबी नेस्ट की, जो हमने एक जो है, हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं जिन्होंने ये बात करनी स्टार्ट की, कि हमें जो है ये मैसेज, जो आपको अभी हमने बात की, छोटे-छोटे मैसेज है, इसी को एक बड़े लेवल पे भी हम लेकर जाते हैं। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स है। तो उसको जो है हमें हर घर तक पहुँचाना चाहिए। तो हमने एक टारगेट लिया अपने लिए कि हमें 2030 तक 3 लाख घरों तक पहुँचना है। 3 लाख अच्छा। घरों तक हमें ये मैसेज पहुँचाना है कि पेरेंटिंग क्या है, जो उनको ना स्कूल में सिखाई गई, ना उनकी कॉर्पोरेट लाइफ में सिखाई गई, ना उनको पेरेंट्स से सिखाई गई। तो उनको हमें ये बताना कि पेरेंटिंग ये है। वैल्यू ऑफ पेरेंटिंग क्या है? हाँ, वैल्यू ऑफ पेरेंटिंग क्या है, उससे आप एक अच्छा समाज बना सकते अच्छा हो। समाज, करेक्ट। और समाज के साथ अपने लिए भी जो है, अपने बच्चे को भी अच्छा भविष्य दे सकते हैं। वो जीवन में जो करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, वो आगे बढ़ सकता है, वो बदलाव ला सकता है। तो मेरा मैसेज तो ऑडियंस को यही होगा कि आप अपने बच्चे को समझिए, आप पेरेंटिंग पे थोड़ा-सा वक़्त बिताइए, और उसके बाद जो बदलाव आप अपने बच्चों में देखोगे और अपने जीवन की क्वालिटी में देखोगे, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही सराहनीय वाला है। और आप जो उसको एन्जॉय करोगे उस जर्नी को, तो उसका तो कुछ हम जवाब दे ही नहीं सकते किस तरह की जर्नी होगी। वो बहुत प्यारी जर्नी होने वाली है आपकी। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, थैंक यू। आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ में नए पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद अरुण जी।